Hola my lovely children, welcome or welcome back to your very own YouTube channel. Today's topic of discussion is chemical kinetics. So again, this is the CAM course. The chapter that we've picked up today is chemical kinetics. So now without any further ado, let's dive right into it and let's get started. First of all, अगर मैं बात करूँ chemical kinetics, तो before we start any chapter, I always tell you the why of it, like as to why we are studying it. ठीक है, अब देखो हम chemical kinetics क्यों पढ़ रहे हैं, right? देखो because chemistry में I think a major portion of chemistry, I think especially physical chemistry, except physical chemistry, I'm saying mostly अगर आप organic या inorganic chemistry देखोगे, it's just a whole lot of reactions. This list is huge, right? इतनी सारी reactions हो रहे हैं, right? तो वो reactions किस rate से हो रहे हैं? What are the factors which are affecting the rate of reaction, right? कौन सा mechanism लग रहा है organic में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो हमारे पास SN1, SN2 reactions, ठीक है? फिर elementary reactions होते हैं, फिर जो multi-step reactions होते हैं. So exactly कौन सा mechanism से reaction proceed कर रहा है? All of that is studied under the domain of chemical kinetics, right? So what exactly is chemical kinetics? Let me define it for you. Of course, exam में आपसे कोई define करने को नहीं पूछेगा, but you should always know as to why you are studying the chapter and what exactly are you going to study in this chapter, right? तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं बात करूँ तो देखो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें व्हाट एक्जैक्टली इज केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वो ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की वेरिन यू आर डीलिंग विद द स्टडी वेरिन यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब किस रेट से किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है या एक मॉडरेट स्पीड से हो रहा है, कौन से मैकेनिज्म है जो एक्चुअली बैकग्राउंड में काम कर रहा है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है, हम रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस को तीन मेजर categories में डिवाइड करता है. So on the basis of rate, chemical reactions have been broadly categorized into further 3 subcategories. So we have very fast or instantaneous reactions जो तुरंत हो जाते हैं, like very fast. ठीक है, अब very fast reactions होते हैं, फिर बच्चे अपने पास आ जाते हैं very slow reactions and then we have moderate या slow reactions. ठीक है, अब मैं अच्छा अगर बात करूँ, अब तो अभी स्टार्टिंग का पोर्शन तो theoretical है, of course. स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा थ्योरी समझना पड़ेगा ना before you actually dive in with the question. Of course we're going to practice a lot of questions, don't worry about that, rest assured. ठीक है, very fast reactions की बच्चे अगर मैं बात करूँ, very fast जैसे कि नाम बोल रहे हैं जो तुरंत हो जाते हैं, राइट. अब वेरी फास्ट रिएक्शंस की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो वेरी फास्ट रिएक्शन में यूजुअली हमारे पास आ जाते हैं आयनिक स्पीशीज़, राइट. तो यूजुअली वो रिएक्शन जिसमें आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो, ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना इसमें यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl प्लस NaOH, ठीक है, गिव्स NaCl प्लस H2O. तो देखो आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व है ना, ये H प्लस Cl माइनस में Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा. तो जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ना, ये जो जिसमें आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व होते हैं वो यूजुअली बहुत तेज़ होते हैं, वेरी फास्ट. हाउ फास्ट इफ़ यू वांट टू नो, इट्स ऑलमोस्ट टेक्स अबाउट 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻16 सेकेंड्स फॉर द कम्प्लीशन. 10⁻⁻14 तो आप समझ रहे हो, -14 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड से भी कम टाइम लग रहा है, राइट. सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दीज रिएक्शन. ये रिएक्शन इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, मतलब समझो ना, आप रेट देखो, आप टाइम देखो, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो आप इसकी रेट मतलब आप पलक भी नहीं झपका पाओगे, उससे पहले एक्चुअली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट. तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू मेजर द रेट ऑफ दीज रिएक्शन. जैसे कि एक एग्जांपल जो हमने मेंशन कर रखा है वो है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस वाइट प्रेसिपिटेट. जो NaNO3, एक मिनट में इस रिएक्शन को लिख के दिखाती हूँ. लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चूज अ सूटेबल कलर. एक मिनट बच्चे, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो आप यहाँ पे देखो इसमें आयनिक कौन सा रिएक्शन, ये सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब मैं करा रही हूँ, राइट. सिल्वर नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं NaCl के साथ, सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन हो रहा है NaCl के साथ, अब एक आयनिक रिएक्शन है, इन केस यू डोंट नो, ठीक है. तो देखो ये सिल्वर क्या है, Ag प्लस, और ये नाइट्रेट आयन है, सिल्वर +1 NO3 -1 Na प्लस Cl माइनस. अब ये ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जैसे कीटायन एक्सचेंज करा दो, एनायन एक्सचेंज करा दो, एनायन एक्सचेंज करा दूँगी अगर मान लो मैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा, AgCl मिलेगा आपको, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3, राइट. AgCl का आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है, AgCl. और ये बहुत बहुत तेज़ी से होता है ये वाला रिएक्शन, इट्स वेरी वेरी क्विक, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा ऑफकोर्स. तो वो रिएक्शन जिसमें यूजुअली आयनिक स्पीशीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो बहुत फास्ट होता है. कितने फास्ट, ऐसे 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻16 सेकेंड लगते हैं फॉर द कम्प्लीशन. सो दे हैपन एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट. ठीक है, इतना सबको समझ में आया, सो फार सो गुड. ओके, मूविंग फर्दर. अब देखो जैसे कि हमने ये रिएक्शन तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. नाउ मूव ऑन टू वेरी स्लो रिएक्शन. अब वो रिएक्शन जो बहुत धीरे हो रहे हैं, अभी हमने जो पढ़े वो तो बहुत तेज़ हो रहे हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन. नाउ वी मूव ऑन टू वेरी वेरी स्लो रिएक्शन. वो रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा स्लोली प्रोसीड कर रहे हैं, राइट. सो दीज रिएक्शंस प्रोसीड वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, मतलब लिमिटेड डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स टू शो एनी मेजरेबल चेंजेस एट रूम टेम्परेचर. मतलब वो रिएक्शन जिन्हें घंटों नहीं दिन
कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, इनफैक्ट कभी कभी सालों लग जाते हैं फॉर द कंप्लीशन। तो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, विच इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट, जंग लगना। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कोई अलमारी लाए लोहे की नई खरीद के, या फिर लेट्स से एनी गोल्ड और यू नो what do you call it, any home accessory, right, which is made up of iron, right। अब लेके ऐसा तो नहीं है ना उसमें 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में जंग लग जाएगी। जंग लगने में महीनों लग जाते हैं, राइट, जंग लगने में महीनों, सालों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सालों सालों यू नो उस एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट को देखते रहोगे, राइट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होते हैं ना, इनकी भी रेट हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, बिकॉज कोई भी मेजरेबल, कोई भी आप जो ऐसा चेंज ना आप मेजरेबल कर पाओ, कोई भी नोटिसेबल चेंज दिखाने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इतना टाइम तो आप बैठे नहीं रहोगे कॉन्स्टेंटली, कुछ ऐसा। अब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है CO + H2 एट रूम टेम्परेचर गिव CH3OH। अब ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब मैं रिएक्शन कराती हूँ तो गिव मी मीथेनॉल CH3OH। ये रिएक्शन जब मैं रूम टेम्परेचर पर कराती हूँ ना, इट्स अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं कैटलिस्ट ऐड कर दूँ और क्या कहते हैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दो टेम्परेचर, तो ये बहुत स्पॉन्टेनियसली, बहुत आसानी से हो जाता है, राइट। तो दिस इज़ वन एग्जांपल। मॉडरेट या स्लो रिएक्शन की वजह अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि नाम बोल रहा है, ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन की भी रेट डिटर्मिन करना इट्स डिफिकल्ट, राइट, इनकी भी मैं रेट डिटर्मिन नहीं कर सकती। और मॉडरेट या स्लो रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, these type of reactions proceed with a measurable rate at normal temperature and we can measure the rate of these reactions easily. Mostly these reactions are molecular in nature. तो मॉडरेट या स्लो रिएक्शन की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो वो रिएक्शन विच आर प्रोसीडिंग विद अ मेजरेबल रेट, मतलब ठीक ठाक रेट से हो रहे हैं, ना बहुत जल्दी हो रहे हैं ना बहुत ही धीरे हो रहे हैं, ठीक ठाक रेट से हो रहे हैं। तो इस रेट से हो रहे हैं कि आप एक्चुअली उनका रेट मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर द रेट ऑफ दीज रिएक्शन वेरी ईजिली। और यूजली जो ये मॉडरेट रिएक्शन होते हैं जो बीच के होते हैं, मतलब जो ठीक ठाक स्पीड से हो रहे हैं, वो यूजली मॉलिकुलर इन नेचर होते हैं। एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक देती है विच इज़ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 किस में डीकम्पोज होता है, लेट मी शो इट टू यू। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो N2O5 किस में डीकम्पोज होता है, एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। देखो ये रहा N2O5 विच इज़ अ गैस, ठीक है, और ये विच इज़ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। N2O5 की अगर मैं बात करूँ तो N2O5 किस में डीकम्पोज होता है, 2 molecules of NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगेन गैसेस प्लस हाफ molecule of oxygen, ठीक है। दिस इज pretty much the decomposition of N2O5. This is a moderate reaction, right, ये decomposition है N2O5 का, and this is an example of a moderate reaction taking place at a moderate speed, ठीक ठाक स्पीड से हो जाता है। I hope so far so good, ठीक है। नाउ वी मूव फर्दर। अब बच्चे हम बात करते हैं द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, लाइक हाउ डज वन डिटरमाइन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हाउ डू यू एग्जैक्टली प्रोसीड, और रेट होता क्या। अभी तक हम बार बार बोले रेट बहुत ज़्यादा रेट जल्दी होती है, देन वेरी फास्ट, रेट के बेसिस पे अभी तक हमने डिफाइन किया, बट लेट्स एग्जैक्टली डिफाइन द वर्ड रेट। रेट क्या होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितना चेंज आया, चेंज इन व्हाट, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय कितने टाइम में उतना चेंज आया है, तो दैट्स हाउ यू डिटरमाइन द रेट, ठीक है। सो लेट्स क्विकली राइट डाउन द फॉर्मूला। एक काम करते हैं, मैं आपको एक्चुअली में एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक हाउ डू यू प्रोसीड विद दिस, ठीक है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया, व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। और यहीं पर अगर आपके मान लो जैसे रिएक्टेंट या रिएक्टेंट जो है वो गैशियस रिएक्टेंट्स है, तो गैसेस के केस में कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा प्रेशर मेजर करना आसान होता है, तो उस केस में हम कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं विच इज़ R2P, ठीक है। एक रिएक्शन है लेट्स से, वो R2P प्रोसीड करिए। एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को ड्रॉ ही कर देते हैं, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू रादर, लाइक हाउ डू यू प्रोसीड यू नो विद क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है। हाउ डू यू गो अबाउट इट एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। तो लेट्स डू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टुगेदर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, 1 सेकेंड, ठीक है ना। हाउ एग्जैक्टली, लेट्स से मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ, ओके, लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइस, जस्ट अ सेक, इज दिस वन बेटर, यस दिस लुक्स बेटर, ओके। अब देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल ना लेट्स कंसिडर अ रिएक्शन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंसिडर अ रिएक्शन, ठीक है। कंसिडर अ रिएक्शन, लेट्स से यू नो एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें लेट्स से रिएक्टेंट R इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स P, रिएक्टेंट R जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में, ठीक है। अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब मैं क्या ड्रॉ करती हूँ ना, लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर यू, 1 सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट, ओके। तो वी डू हैव दिस राइट हियर, एरोस तो नहीं है ना यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो लेट्स से लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस, ठीक है।
आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है, लेट्स से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। लेट मी ड्रॉ ग्राफ फॉर यू गाइस वंस। ओह माय गॉड, 1 सेकेंड यार, 1 मिनट बचा। तो ये लाइन का बड़ा इशू रहता है। चलो हो गया, ओके वी आर गुड टू गो। अब देखो ध्यान से समझना, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अ कंप्लीट अटेंशन हियर, डू नॉट वेवर योर अटेंशन एनीवेयर एल्स, ठीक है। डू नॉट लेट योर माइंड गो फॉर द कॉफी एंड पीस। अब देखो जनरली समझ रहे हैं, यूजुअली क्या होता है, रिएक्टेंट्स, हम एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, राइट, रिएक्टेंट समझना है इसको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा, राइट। रिएक्टेंट कम होता जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। वो इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो ध्यान से समझो, लेट्स से एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट किया, और वाई एक्सिस पे लेट्स से मैं कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस पे आई एम गोइंग टू प्लॉट द कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से समझना, ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती आती है, जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्शन आर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की जो रेट है, मतलब रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है, ठीक है। तो अब एक काम करो, अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे, या फिर एक काम करो, लेट मी यूज़ दिस। डू वी हैव अ वाइट कलर? वी डू, ओके। अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। लेट्स से इस पर्टिकुलर टाइम में बात कर रही हूँ मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, लेट्स से टाइम t1 पे, ठीक है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन है C1, ठीक है। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे गया, लेट्स से इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे लेट्स से टाइम है t2, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन है C2। टाइम t2 पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है, राइट, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट्स टेकिंग प्लेस। इतना तो समझ आया, राइट। तो लेट्स से ये टाइम t1 है, टाइम t1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था C1, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, रिएक्शन आगे बढ़ा, ये रहा टाइम t2, और टाइम t2 पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गई C2। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखती हूँ बच्चे, हाउ डू आई राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ, रेट हमेशा होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अभी जो मैं रेट है वो किसके टर्म्स में लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग द रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और चेंज बच्चे जो होता है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, चेंज जो होता है इट्स ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, राइट। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया C2, राइट, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो C2 जो है ना वो कम है, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है टाइम के साथ, राइट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, राइट, कम होती जा रही है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट कम होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट होता जा रहा है प्रोडक्ट में। तो C2 कम है C1 से। तो डोंट यू फील ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी। अब सिंस ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड रेट, जैसे कि स्पीड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, रेट इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, विच इज़ वाई ओवरऑल रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसके बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा देती हूँ। क्या लगा देती हूँ मैं, नेगेटिव का साइन। तो इन केस इफ इट्स नॉट एविडेंट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स गोल्डन कलर से बना देती हूँ। मैं रेट को जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखती हूँ ना, आई ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन टू इंश्योर दैट द ओवरऑल रेट इज पॉजिटिव, राइट। तो नाउ आई कैन फर्दर राइट इट एज माइनस चेंज। देखो चेंज के लिए मैं डेल्टा का साइन यूज़ करती हूँ, डेल्टा का सिंबल मीन्स चेंज। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है दे डिनोट कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइडेड बाय change in time, ठीक है। this is another way of writing the concentration, right, this is how I'm writing the concentration in terms of reactants। पर यहीं पे बच्चे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स की केस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की केस में तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थी 0 थी, कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ रिएक्टेंट था, ठीक है, रिएक्टेंट मैक्सिमम था। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल इंक्रीज। प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चे वो क्या करेगी, वो रिएक्शन में इंक्रीज़ करती जाएगी, राइट। अब मैं अगर मान लो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूँ, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से कैलकुलेट करूँ, व्हाट एग्जैक्टली एम आई गोना गेट, लेट्स से अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करती हूँ एंड लेट्स कॉल इट T1, ठीक है, इसको मैं स्मॉल t से डिनोट कर देती हूँ। लेट्स से T1 पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँ प्रोडक्ट की, तो लेट्स से T1 पे कॉन्सेंट्रेशन है C1, ठीक है, और फिर लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर रही हूँ, तो अब टाइम हमारे पास है T2, ठीक है। तो T2 टाइम पे एक्चुअली में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है लेट्स से C2, राइट। तो अगर मान लो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ, इफ़ आई एक्चुअली राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ, तो मेरा रेट का फॉर्मूला बच्चे क्या हो जाएगा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोना बी द रेट हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, तो C2 माइनस C1,
और इस केस में अगर मैं C2 माइनस C1 करती हूँ डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, अब यहाँ पे देखो जो C2 है वो ज़्यादा है C1 से, राइट। तो मैंने C2 ज़्यादा है तो यानी इधर से चेंज आएगा, C2 माइनस C1 ये पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जब मैं रेट को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रही हूँ तो मुझे बाहर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। एंड आई कैन फर्दर डिनोट इट एज प्लस यानी पॉजिटिव, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई एक्चुअली डिनोट इट, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट ऑल, आई एम श्योर, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन हियर एज वेल, ठीक है। यहाँ पे मानो जैसे कि मैंने बताया, गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन, ठीक है। अगेन लेट्स से जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास हमने एक चार्ट बनाया, ठीक है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या है, समय के साथ साथ डिक्रीज़ होता जाता है। और यहीं पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट जो है समय के साथ साथ प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करता जाएगा विद टाइम, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो इंक्रीज़ करता जाएगा, राइट। एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे फॉर रिएक्टेंस और फॉर प्रोडक्ट यही हमने डिनोट करने की कोशिश की है, ठीक है। मूविंग फॉर द नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कितने तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, लाइक टाइप्स, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। सो लेट्स डू ऑल ऑफ इट टुगेदर, ठीक है। अगर मैं एवरेज रेट की बात करूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज एवरेज रेट? एवरेज रेट होता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब? एवरेज मतलब क्या होता है? जैसे एवरेज डिस्टेंस हम बात, जैसे एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मतलब जो एक अच्छे खासे टाइम पीरियड में निकाली जा रहा है, आप एक अच्छा खासा टाइम पीरियड ले रहे हो, ठीक है, उसमें आप मेजर कर रहे हो कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो जो रेट है रिएक्शन का ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक ठाक एक अच्छा खासा टाइम पीरियड लिया आपने, उसमें मेजर किया कि कितना क्या रेट रहा रिएक्शन का, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे मैं आर के ऊपर एक बार लगा के आर एवरेज से भी डिनोट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं इसको ना एक्सप्लेन करके ही बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, इसको ना लेट मी जस्ट रब इट, लेट मी रब दिस ऑफ, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर क्विकली। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना एवरेज रेट। तो अगेन इमेजिन करो, अगेन देयर इज अ रिएक्शन, लेट्स से जो ए से बी जा रहा है, ठीक है, देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज प्रोसीडिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब मुझे एवरेज रेट निकालना है, तो मैं एवरेज रेट को आर एवरेज, या अगर मान लो कोई चाहे तो ऐसे आर ए टी से भी डिनोट कर सकता है, या आर के ऊपर एक बार लगा के भी डिनोट कर सकता है। दीज आर मल्टीपल डिनोशंस ऑफ एवरेज रेट, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज रेट लिखना होगा तो मान लो रिएक्टेंट के टर्म्स में तो मैं कैसे लिखूँगी? हाउ विल आई राइट द एवरेज रेट? माइनस, ठीक है, बिकॉज रिएक्टेंट मेरा ए है, राइट। और जब मैं मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट लिखती हूँ तो मैं बाहर नेगेटिव साइन लगाती हूँ, बिकॉज टू इंश्योर दैट द ओवरऑल रेट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, बिकॉज A2 जो होगा हमेशा कम होगा A1 से, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो घटती है ना। तो A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, एंड अनदर वे टू डिनोट इट इज गोना बी माइनस, ठीक है, डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या डिनोट करते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो जब मैं डेल्टा से डिनोट करती हूँ, डेल्टा डी का अच्छा खासा टाइम पीरियड ले रही हूँ, ठीक है। यहीं पे अगर मैं एवरेज रेट को प्रोडक्ट्स के टर्म में लिखूँ, आर एवरेज या रेट या आर डैश इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लेट्स से नाउ आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अभी जो मैंने ऊपर वाला लिखा दैट वाज इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो ऊपर मैंने अभी लिखा दैट वाज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, नाउ लेट मी राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अब मैं रिएक्टेंट के टर्म में लिखूँगी, रिएक्टेंट मेरा बी है, ठीक है, रिएक्टेंट मेरा बी है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? अब रिएक्टेंट के केस में जब मैं रेट लिखती हूँ तो मैं प्लस लगाती हूँ, बिकॉज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता जाता है ना, तो जो C2 होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा C1 से, राइट। तो यहाँ पे इन केस यहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने बी से डिनोट किया तो मेरा हो जाएगा पॉजिटिव B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 इज बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट बी, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, change in concentration of B divided by change in time. I hope this is clear to you. And remember, in case anybody wants to know that ये देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये क्या डिनोट कर रहे हैं बच्चे? ये स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो डेल्टा है ना ये क्या डिनोट करता है? चेंज डिनोट करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, सो फार सो गुड, सबको समझ आया? मूविंग फर्दर, सो नाउ यू एग्जैक्टली नो एज टू हाउ यू हैव अराइव्ड एट दीज, ठीक है, ये कैसे आप सबको पता है। Now we move further and we talk about what exactly is instantaneous rate. Instantaneous rate of reaction की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो instantaneous rate जैसे कि नाम ही बोल रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है ना, अब मान लो रिएक्शन होने में जैसे 5 सेकंड में कह रहा हूँ एकदम ऐसे तीसरे सेकंड पे एग्जैक्टली कितना रेट था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं बहुत पता करना चाहती हूँ।
सो इस तीसरे सेकंड पे एग्जैक्ट थर्ड सेकंड पे कितना रेट था रिएक्शन का. So the rate of a reaction at a particular instant that I am calculating at a particular point, at a particular instant, ठीक है, that is called as पूरे कोर्स ऑफ रिएक्शन. लाइक पूरा जो कोर्स है ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ रिएक्शन, मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर वो रेट कैलकुलेट करते हैं ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट बताऊँ ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट. अगेन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, अगर मान लो एक रिएक्शन है ए टू बी, एक रिएक्शन है ए टू बी, तो इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर कब होगा? इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर होगा जब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो. जब डेल्टा टी यानी जो चेंज इन टाइम है ना, दैट इज अप्रोचिंग जीरो, यानी चेंज इन टाइम बहुत कम है. तो मैं ऊपर लिखते हो ना, रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम. तो जब चेंज इन टाइम ना डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, जब वो जीरो को अप्रोच करना है, जो चेंज इन टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. ठीक है, उस केस में जो मेरा एवरेज रेट होता है दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, सो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? इसको डिनोट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है. मान लो अगर मैं इसको डिनोट करके बताऊँ, अगेन लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड. ठीक है, अगर मैं इसको भी डिनोट करके बताऊँ, विच आई वुड डेफिनेटली विल. ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. मी यूज़ अ बेटर कलर नाउ, जस्ट अ मोमेंट. अरे यार, ओके. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास अगेन एक रिएक्शन है. अज्यूम करो वी हैव अ रिएक्शन जो ए से बी जा रहा है. ठीक है, एक रिएक्शन है ए से बी जा रहा है. अब मुझे ना इस रिएक्शन को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट. तो इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में लेट्स से अगर मुझे प्रोडक्ट के लिए लिखना है, फॉर रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखूँगी या फिर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूँगी, फॉर रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो रिएक्टेंट के केस में आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा? लेट मी चेंज द कलर. रिएक्टेंट के केस में अगर आर, तो लिमिट, जब मैंने क्या बोला लिमिट, यानी चेंज इन लिमिट जो है डेल्टा टी की अप्रोच इज जीरो, जब चेंज इन टाइम जो है बहुत छोटा हो, चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो, तो उस केस में जो एवरेज रेट होता है विच इज़ माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम. ठीक है, दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस, राइट, दिस होल थिंग. अब मैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में कैसे लिख सकती हूँ? डेल्टा की जगह ना मैं स्मॉल डी लगा देती हूँ. डिफरेंशियल वाला डी है, याद रखना है, ये डिफरेंशियल वाला डी है. ठीक है, स्मॉल डी. ठीक है, तो बिकॉज पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करें तो माइनस डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी मतलब एक बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब टाइम पीरियड बहुत छोटा है. डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, राइट. सो दिस इज हाउ यू डिनोट द इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस को लेट्स से रिएक्टेंट के टर्म्स में, वो प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखूँ, लेट मी राइट दी मतलब इंस्टेंटेनियस रेट फॉर प्रोडक्ट्स के टर्म में अगर मैं लिखूँ यही आर इंस्टेंटेनियस, तो मेरे पास क्या है, आर इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी जो है वो अप्रोच जब जीरो को करती है, उस केस में ये जो देखो, उस केस में हमारा एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाता है जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो. ठीक है, तो यूजुअली मैं एवरेज रेट को कैसे लिखती थी? प्रोडक्ट के टर्म में प्लस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम. दिस इज हाउ आई वुड राइट इट इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेट. बट जब एवरेज रेट में डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाता है. तो मैं इसे इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में कैसे लिखूँगी? हाउ मैं गोना राइट इट? आई विल राइट इट एज प्लस डी वी बाई डी टी. dV is very small change in V in very small time period, right? dV by dt. That's how I denote it in terms of instantaneous rate. So I hope now you know exactly how do we proceed. ठीक है, तो R instantaneous क्या होता है? अगर मान लो एक हमारा ये रिएक्शन A से B जा रहा है, राइट, और हमारा A रिएक्टेंट है, तो अगर मुझे R इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखना हो तो वो जाएगा माइनस DA बाई dt. ठीक है, और अगर मुझे प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना हो, प्रोडक्ट मेरा B है, तो R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? प्लस DV बाई dt. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द यूनिट्स. ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन दूँ, ये मैं ना एक करके ही बताती हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट मेक्स प्रीटी मच मोर सेंस. ऑल्दो मेरे पास रिटन स्लाइड है, मैं ले आई थी, यू नो, बट अगैन. ठीक है, लेट मी टेल यू एक्चुअली कैसे आप ओवरऑल व्हाट इज़ रेट ऑफ अपीयरेंस, व्हाट इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ऑल ऑफ दैट स्टफ. ठीक है, सो दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट एंड नॉट मग इट अप. ओके, अब एक्चुअली मैं समझने की इसको कोशिश करता है. लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड अगेन, जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है बच्चे? आई रियली होप सो. लेट मी चेंज द कलर यार, लेट मी यूज़ बेटर कलर्स. लेट मी सी इफ आई हैव बेटर कलर्स. लेट मी यूज़ बेटर कलर्स. ओके, ऑलराइट. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिएक्शन. ओके, अब हमारे पास क्या है? वी हैव, लेट्स से मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ. ठीक है, मैं लेट्स से एक रिएक्शन लिख रही हूँ विच इज़ लेट्स से A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. ठीक है, एक रिएक्शन लिखी है मैंने, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, एक रिएक्शन है. ठीक है, अब मैं ना स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं जो आप लिखते हैं ना, बैलेंसिंग द इक्वेशन. तो लेट्स से मैं लिख रही हूँ M1 इज़ द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और बैलेंसिंग कोफिशिएंट ऑफ A. ठीक है, फिर M2. ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से N1 और यहाँ पे मैं N2 कर दे रही हूँ. ठीक है, तो ये जो M1 M2 N1 N2 ये क्या है? दीज आर बैलेंसिंग कोफिशिएंट. तो एक बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, अब मेरे पास ना दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एक आता है रेट ऑफ अपीयरेंस. देखो,
जब एक रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स डिसअपियर करते हैं, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाता है। ऑफकोर्स रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो गायब होते जा रहे हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन करती हूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन करती हूँ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में ए और बी जो कि रिएक्टेंट्स इस केस में उनके लिए डिफाइन करूँगी। तो लेट्स से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए किस रेट से डिसअपियर कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप जैसे ए के लिए रेट डिफाइन कर रहे थे अभी बिल्कुल वैसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज रिएक्टेंट के लिए जब रिएक्टेंट के टर्म्स में हम रेट लिखते हैं माइनस लिखते हैं, माइनस चेंज, अब मैं एवरेज के टर्म, एवरेज रेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ, आप इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में भी कर सकते हो, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब यहीं पे बच्चे मान लो अगर मैं इसको बी के लिए लिखूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, लेट्स से आई एम राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ बी, बी भी तो रिएक्टेंट है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी की बात करो तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यूजुअली रिएक्टेंट्स तो डिसअपियर करते हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा प्रोडक्ट्स अपीयर करने लगते हैं, प्रोडक्ट्स दिखने लगते हैं मुझे रिएक्शन में। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के टर्म्स में जो सी और डी है उनके लिए मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं, उनके लिए मैं रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करती हूँ, उनके लिए मैं किसकी बात करती हूँ, उनके लिए मैं बात करती हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस की, ठीक है। तो बच्चे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, किस रेट से सी बन रहा है, तो हाउ डू यू राइट इट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा मेरे लिए, प्लस प्रोडक्ट के टर्म में जब भी मैं रेट लिखती हूँ तो पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज हाउ आई राइट रेट ऑफ अपीयरेंस। अब डी के लिए भी अपीयरेंस ही होगा, तो डी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी लिखना होगा मुझे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो अगेन पॉजिटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, मैं ऐसे लिखती हूँ। अब मान लो मुझे इस पूरी की पूरी रेट को, मुझे इस पूरी की पूरी रेट को लेट अस इमेजिन, एक मिनट बचे, मुझे मैं काम करने दो, इस पूरे को, let me just write it down, 1 second, let me see if I okay, perfect, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं इस पूरी की पूरी, मान लो ये जो मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा, अगर मैं मान लो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, मैं पूरे रिएक्शन का अगर रेट लिखना चाहूँ, हाउ डू आई डू दैट नाउ, हाउ डू आई डू दैट नाउ, ठीक है, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस, लेट मी डू इट, लेट मी शो यू हाउ डू यू डू इट, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे पूरे के पूरे रिएक्शन का अगर रेट लिखना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस है, ठीक है, तो मैं रिएक्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, बट मुझे ओवरऑल रिएक्शन का अगर रेट लिखना है तो मैं क्या करूँगी ना, ये जो इंडिविजुअल आपने रेट्स पढ़े, ये जो आपने अभी तक रेट्स पढ़े ना, इन सभी इंडिविजुअल रेट्स को मैं इनके रिस्पेक्टिव बैलेंसिंग कोफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूँगी, एंड दैट्स हाउ आई गेट द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मान लो मैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, ए को उसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट जो कि m1 है उससे डिवाइड कर दूँगी, तो माइनस एज इट इज़ रहा, देखो इसके आगे माइनस से लिखा है, पूरा का पूरा सेम है, बस इनको ना इनके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा। मैं इसे अगर m1 से डिवाइड कर देती हूँ तो 1/m1, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। दिस इज हाउ आई राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मान लो मुझे जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है बी के टर्म्स में लिखना हो, तो अगेन मैं बी को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूँगी जो कि m2 है, तो दैट इज गोना बी माइनस 1/m2, 1/m2 change in concentration of B, change in concentration of B divided by change in time, divided by change in time, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मुझे ओवरऑल रेट लिखना है C के टर्म्स में, तो C को उसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूँगी जो कि n1 है, तो ये हो जाएगा, बिकॉज C और D के टर्म्स में ये C और D प्रोडक्ट्स है, तो इनके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस होता है, तो इनके लिए रेट पॉजिटिव होगा, प्लस 1 इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का n1, ठीक है, 1/n1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मान लो डी के लिए मुझे रेट लिखना हो तो दैट इज़ गोना बी प्लस 1/n1 प्लस 1/n2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, एंड दिस इज हाउ आई राइट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे मैं लिखती हूँ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू राइट द ओवरऑल रेट, ठीक है। तो जब आपको इंडिविजुअल रेट, जब आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछी जाए, उस टाइम में आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। जब आपसे इंडिविजुअल रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछी जा रही है ना, उस टाइम में मेक श्योर आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड ना करें, ठीक है। बट जब आपसे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जा रही है, तब यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इंक्लूड, दैट यू डिवाइड द रिस्पेक्टिव थिंग बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, उसको आप उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, दैट्स हाउ यू गेट द ओवरऑल रेट। उसके अलावा बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अबाउट द यूनिट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी, ओके 1 सेकेंड,
अरे यार 1 मिनट बचे, लेट मी जस्ट क्विकली सेट द पेज। तो यहाँ पर स्लाइड्स भी अरेंज नहीं हो रखे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस, गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, अब मान लो अगर मैं आपको यूनिट्स बताना चाह रही हूँ, व्हाट आर द यूनिट्स? ओके, लेट मी फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको यूनिट्स बताना चाह रही हूँ, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ रेट बताना आप मुझे, यूनिट नहीं, यूनिट्स ऑफ रेट अगर आप मुझे बताओ। तो रेट अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेट हमने क्या पढ़ा अभी, रेट की बेसिक डेफिनेशन, मुझे बेसिक फॉर्मूला बताऊँ तो सबसे पहले पढ़ा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंस का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। यही फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, मोलारिटी की, राइट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। टाइम टेकन क्या हो जाएगा, TIME टाइम। ठीक है, टाइम तो टाइम ही होगा। अब टाइम आप मिनट्स में ले सकते हो, आवर्स में ले सकते हो, सेकंड्स में ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास क्या आ जाता है, रेट आ जाता है आपके पास मोल पर लीटर। ये टाइम ऊपर जाएगा तो टी की पावर अभी यहाँ 1 थी, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, राइट। तो दिस बिकम्स टी की पावर -1। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ओवरऑल यूनिट, दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन आपका टाइम किस में आपने लिया है, 1 सेकेंड 1 मिनट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बच्चे आपने अपना टाइम किस में लिया है, यू गेट डिफरेंट रेट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट देना मुझे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मान लो लेट्स से अगर किसी ने टाइम, लेट्स से अगर आप सेकंड्स में ले रहे हो, इफ़ यू आर टेकिंग द टाइम इन सेकंड्स, तो आपकी मतलब क्या हो जाएगी, ओवरऑल यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहीं पे लेट्स से अगर आपने टाइम मिनट्स में लिया है तो आपका रेट आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन अगर आपने रहते टाइम आवर्स में लिया है तो अगेन इट्स गोना बी मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नो दिक्कत एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। तो यहाँ तक हमने एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन इसका कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब हम कुछ NCERT की एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, एंड आई वुड लव टू सी हाउ ऑल ऑफ यू परफॉर्म इन दैट। ओके, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, सो अभी काम करते हैं, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व एन इंटेक्स क्वेश्चन। ओके, आई हैव सम इंटेक्स क्वेश्चन फॉर यू। मैं ट्राई करूँगी कि मैं ना सारे एटलीस्ट इंटेक्स क्वेश्चन तो सारे इस रिविजन लेक्चर में ही कवर कर लूँ। एंड आई थिंक जो बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, उसके लिए हम एक सेपरेट सेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, और करेंगे ही। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस नाउ। ठीक है, अच्छा, इसको कराने से पहले ना एक और एग्जाम्पल है जो मैं कराना चाहती हूँ फॉर एवरीवन्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई एम श्योर ये तो क्लियर है। ठीक है, तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल और कराना चाहती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट इफ यू लिसन टू इट केयरफुली, काइंडली डू इट। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, जो भी मैंने आपको ओवरऑल रेट लिखना सिखाया एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं उसको समझाती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। NCERT में भी वो एग्जाम्पल है, तो मैं वो NCERT भी कवर हो जाएगी एक तरीके से, वो एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमको दे रखा है NCERT में 5Br माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस BrO3 माइनस एक्वस, ठीक है, प्लस 6H प्लस और H प्लस आयंस ऑफ कोर्स एक्वस स्टेट में होंगी। ये सब के सब रिएक्ट करते हैं बच्चे, ये सब के सब रिएक्ट करते हैं। ये क्या देते हैं, ये देते हैं 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज प्रीटी मच व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड आई वांट यू टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन हमसे बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और आपको ओवरऑल रेट बतानी है। ठीक है, तो ओवरऑल रेट को अब मैंने बताया अभी आपको अगर ओवरऑल रेट निकालनी है तो व्हाट डू यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेट ऑफ अपीयरेंस को इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एंड दैट्स हाउ यू गेट द ओवरऑल रेट। तो आपको ओवरऑल रेट निकालनी है। मानो तो मैं अगर निकालूँ तो कैसे होगा, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। BR माइनस के टर्म में अगर मानो निकालें, BR माइनस मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के टर्म में जब मैं रेट लिखती हूँ तो माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, तो 5 से मैं डिवाइड करूँगी, -1/5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BR माइनस डिवाइड बाई डेल्टा T चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। अब मान लो BrO3 माइनस के टर्म्स में अगर मुझे लिखना हो, सो आई डिवाइड बाई द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर इसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। सो -1/1 मैं 1 से डिवाइड करूँगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू अभी 6H प्लस है, मान लो इसके टर्म में अगर मुझे ओवरऑल रेट बतानी है, सो अगेन ये भी है तो रिएक्टेंट के टर्म में रेट जब मैं लिखती हूँ तो नेगेटिव, ठीक है, -1/6 ठीक है। अगर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है 6, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो और उसकी, ठीक है, ये हो क्या। अब अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट्स गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O,
ठीक है 3Br2। तो अब मान लो मुझे इसको प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो प्रोडक्ट के टर्म में रेट जो है पॉजिटिव आएगा, बट मुझे अगर ओवरऑल रेट लिखना है तो मुझे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड तो करना पड़ेगा। सो इट बी +1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/3, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एकदम सबको चमका मस्त तरीके से। ठीक है, नाउ आई कैन फाइनली टेक अ डीप ब्रेथ एंड वी कैन फाइनली प्रोसीड विद द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट आउट। लेट मी चूज द हाईलाइटर, थोड़ा सा डिक्रीज, ओके चलो आ जाओ। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोलता है फॉर द रिएक्शन, एक मिनट यार थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, कलर डार्क करना पड़ेगा इस व्हाट आई मीन। ठीक है, फॉर द रिएक्शन आर चेंज इनटू प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है आर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो चेंज होती है फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स। टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम इन बोथ मिनट्स एंड सेकंड। टाइम की यूनिट्स को एक बार मिनट्स में रखो, एक बार सेकंड में रखो, एंड लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल आंसर दैट यू गेट। ठीक है, सो अगेन लेट्स सॉल्व इट नाउ। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ ही गया आई एम श्योर सबको। ठीक है, तो क्वेश्चन ओवरऑल बच्चे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास रिएक्टेंट है आर। ठीक है, अपने पास क्या है? अपने पास रिएक्टेंट आर है जो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। ओके, रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा जो रिएक्शन हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है पहले तो ये बताओ। जो पूरे का पूरा रिएक्शन है इट्स टेकिंग प्लेस इन अ स्पैन ऑफ व्हाट टाइम? इट्स टेकिंग प्लेस इन, ठीक है, रिएक्टेंट पहले तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितने कितनी हो रही है? 0.03 से 0.02 हो रही है, 0.02 हो रही है चेंज होके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में बात करें तो अगर मुझे रेट निकालना हो, एवरेज रेट निकालना है, ठीक है, एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो पहली बात तो रिएक्टेंट के टर्म निकालना है तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है 0.02 माइनस 0.03, कितना हो जाएगा फाइनल? 0.02 माइनस 0.03 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। कितना टाइम में? 25 मिनट में हो रहा है, तो एक बार तो मिनट्स में लिखना पड़ेगा 25 मिनट में, तो कितना हो गया? माइनस 0.01। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.01/25। ठीक है, पॉइंट हटाया तो ये कितना आ गया? 2500, 1200। या फिर मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन मे बी राइट इट एज, हाउ एल्स कैन आई राइट इट? ओके, मे बी आई कैन राइट इट एज, तो जब भी 1/25 के टर्म में लिख जाए तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया करो सिंपल शब्दों में। ठीक है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, और ये क्या है? नीचे 4 0 हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁴। ठीक है, यूनिट क्या आएगी? मोलर। ठीक है, मोलर मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट 25 मिनट थे, मोलर मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। मोल पर लीटर मिनट इनवर्स भी लिख सकते हो। अब मुझे ओवरऑल रेट को लिखना है सेकंड्स के टर्म में, तो उसके लिए मुझे 25 सेकंड को मतलब किसमें 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब एक बात बताओ, एक मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 25 मिनट में 6 5 30 0 कैर लगा 3 6 2 12 प्लस 3 15 1500 सेकंड होते हैं एक मिनट, मतलब एक 25 मिनट में इतने तो हुए। 6 5 30 कैर लगा 3 6 2 12 6 2 12 प्लस 3 1500 या 1500 सेकंड ही तो होंगे। तो अगर मुझे मान लो ओवरऑल रेट लिखना है इन सेकंड्स में अगर लिखना है ओवरऑल रेट, तो मैं कैसे लिखूँगी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाई द टाइम, चेंज इन टाइम कितना है मेरे पास? 1500 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये किस में है? मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, राइट। ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? तो हम श्योर इसको आप फर्दर सॉल्व करके यू कैन एक्चुअली कम अप विद द फाइनल आंसर। ये तो समझ में आ गया बच्चे, दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स डिस्कस द फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, तो ये क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन अभी 3.1 कर लिया, नाउ वी मूव ऑन टू इंटेक्स क्वेश्चन 3.2। 3.2 अगर मैं इंटेक्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो इसको ध्यान से समझना और सुनना भी दोनों करना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे एक रिएक्शन है जो 2A से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज अ रिएक्शन 2A कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2A जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। लेट्स डू इट। ठीक है, 2A चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, किसमें? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। 2A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चे A का वो किससे क्या हो रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन है A का दैट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम 0.5 1 सेकेंड। तो A का कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 से घट के 0.4 हो जाता है 10 मिनट में, राइट। यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो रेट अगेन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट बोला था यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट आप कैसे निकालोगे? आपको रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ
रिएक्टेंट, बिकॉज ए का ही कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो रेट क्या हो जाएगा, जब ओवरऑल रेट निकालना तो मैंने बोला था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। रेट आप कौन किसके रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हो तो -1/2, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, लिखा तो कुछ इस फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन किससे कितना हो रहा है, 0.4 मोल पर लीटर से 0.5 मोल पर लीटर हो रहा है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम कितने टाइम में, 10 मिनट में, तो ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 0.4 माइनस 0.5 0.1 हो जाएगा, तो ये देखो माइनस और यहाँ पे -0.1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ओवरऑल तो प्लस हो गया, प्लस 0.1 अपॉन 2 × 20, 2 × कितना हो गया 20, पॉइंट हटाया ये 0, तो ये हो गया 1/200, दिस इज़ 1/200। इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, हाँ इसको अगर आप फर्दर अब सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना खुद से, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, बिकॉज 10 टाइम मिनट्स में था 10 मिनट, ठीक है, तो मोल पर लीटर मिनट्स इनवर्स, ठीक है। आई रियली होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ये सबको समझ में आया, सो फार सो गुड, ठीक है। तो ये तो हमने किए 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बेसिक स्टफ, ठीक है। अब हम एक्चुअली में और थोड़ा आगे चलते हैं, और अगर आपको मतलब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मे बी आई कैन इंक्लूड सम एग्जाम्पल क्वेश्चन, फॉर दैट विल हैव टू गिव मी अ मोमेंट एंड या विल बी गुड टू गो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, लेट मी just arrange the entire thing and we'll be good to go. Just give me a moment, hold on for a bit, okay, I am arranging the PPT। यहाँ पता नहीं एग्जाम्पल में क्वेश्चन देख रही हूँ, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे पूरी एग्जाम्पल की PDF भी नहीं मिल रही, बट ओके आई हैव मैनेज टू ब्रिंग सम क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दैट फर्स्ट, और सेपरेटली तो प्रैक्टिस सेशन हम कंडक्ट करेंगे, सो डो नॉट वरी अबाउट दैट, ओके। 1 मिनट देना बस मुझे, ओके चलो आ जाओ, अब ध्यान से समझते हैं बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ करेक्ट फॉर द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, ठीक है। अब आपको बताना है इस बेसिकली अभी मैंने आपको पूरे का पूरा रिएक्शन कराया, ठीक है। अब इसकी ओवरऑल रेट लिखो, पहले ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन लिखो, एंड दैट्स हाउ वी प्रोसीड विद क्वेश्चन लाइक दिस। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखना है सबके टर्म्स में, तो नाउ आई एम श्योर सबको उनके स्टोइकियोमेट्रिक, जैसे आप रेट लिख रहे थे रिएक्टेंट के टर्म में, जैसे एवरेज रेट लिख रहे थे, प्रोडक्ट के टर्म में जैसे रेट लिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही लिखो। माइनस प्लस का ध्यान देना, रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हो तो माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट के टर्म में प्लस का साइन, और बिकॉज ओवरऑल रेट लिख रहे हो तो सबको अपनी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, तो जैसे ये हो जाएगा -1/5 change in concentration of Br minus divided by change in time is equal to plus 1/1 change in concentration of BrO3 minus divided by change in time, ठीक है। I'm sorry माइनस आएगा, माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट है ना, इज इक्वल टू -1/6, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू इज फर्दर इक्वल टू प्लस, ठीक है, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, ठीक है, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है, इज फर्दर इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। दिस इज प्रीटी मच बच्चे हाउ यू प्रोसीड विद द थिंग। स्टार्ट तो ऐसे ही करोगे, एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। अब ये हो गया, अब देखो इसको ध्यान से समझना, लेट मी जस्ट एडजस्ट इट हियर, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको ध्यान से समझना एज टू हाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। अब इसको देखो कैसे होगा ये आगे, अब ध्यान से समझो, हमें किस किस के टर्म में देखा है, Br माइनस और H प्लस के टर्म्स में देखा है, तो Br माइनस अपना ये रहा और अपना H प्लस कहाँ है, ये रहा, H प्लस ये रहा, ठीक है। इन दोनों को लिया ओवरऑल एक साथ, तो हो जाएगा -1/5 डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू -1/6 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चे ये, ठीक है। अब क्या होगा एग्जैक्टली आपको माइनस Br माइनस और हाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस लिखना है, तो आपको ये 5 हटाना पड़ेगा, ये 5 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है, मतलब ये 5 और ये माइनस को भी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम। अब जब आपने माइनस को वहाँ भेजा तो देखो या तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर 5 उधर गया, तो हो जाएगा 5/6, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन चेंज इन टाइम हो जाएगा 5/6 change in H plus, change in concentration of H plus upon change in time, option number 3 becoming the correct answer. I hope that's clear to you. Now you finally got a hand as to how you're going to proceed with questions like these. I'm sure अब आपको एक idea मिल गया होगा, you would have got an understanding as to how do you proceed with questions like this, ठीक है। आगे तो of course हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। So far so good, ठीक है, ये वाला आ गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again we have another question. Do not mind the numbering of the questions. You can bear with that.
ओके अगैन वी हैव क्वेश्चन नंबर ओके दिस अभी क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन क्या है, लेट मी राइट डाउन द एंटायर थिंग ओके. रिएक्शन व्हाट दैट दे गिविंग यू इज, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, let me just the pen okay 1 second. We have 2 N2O5, दो molecules हैं N2O5 के, gives 4 molecules of NO2 plus 1 molecule of oxygen. सबसे पहला जो आपसे पूछा गया है, बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2. NO2 की टर्म्स में दे रखा है. NO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा के इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन हम 1.6 × 10⁻² मोलर से बढ़ा देते हैं 4 सेकंड में, तो आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. रेट ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ अपीयरेंस. और जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करते हैं, हम यूजुअली स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं. तो मेक श्योर यू केयरफुल विद दैट, कि जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं वी डू नॉट यूजुअली राइट, ठीक है, वी डू नॉट यूजुअली राइट द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अगर इसका पहला पार्ट करो विच इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, विच इज़ बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बताना है, ठीक है, तो NO2 क्या बन गया मेरे पास, ये रहा, ठीक है. तो मुझे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना, नॉर्मली लिखना है. ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए मैं एवरेज रेट कैसे लिखती हूँ, रेट क्या आ जाएगा, रेट हो जाएगा प्लस, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया मेरे पास, इट इंक्रीजेज बाय 1.6 × 10⁻² मोलर. चेंज इन टाइम कितना टाइम में, 4 सेकेंड्स में, तो 4 सेकेंड्स में, ठीक है. अब अगर आप देखोगे, अगर मैं पॉइंट को वैसे मैं इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 1 मिनट रुको, नीचे ही सॉल्व कर रही हूँ, रुक जाओ यार 1 मिनट, अरे ठीक है चलो कोई नहीं, ठीक है. इमेजिन करो मैं इसको यहीं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, इसको रुक जाना 1 मिनट, अब ध्यान से सुनो, ठीक है. अब मैं क्या करूँ, पॉइंट को ना, अगर मेरे पास अभी क्या आया था, लेट्स से मेरे पास आया था ये प्लस 1.6 × 10⁻² मोलर डिवाइड बाय 4 सेकेंड. अब मैं इफ़ आई शिफ्ट द डेसिमल टू द राइट, तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 16 बन जाएगा, ये मेरे पास 16 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ एंड आई कैन राइट इट एज 4 1 4 4 4 16, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स, ठीक है. क्या यही आया मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यस, इट्स 4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स. ये एकदम ठीक है, सो फार सो गुड, सबको समझ आया कैसे आया ये एग्जैक्टली, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं डिलीट कर दूँ, डायरेक्टली मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है. लेट मी राइट डाउन दी आंसर डायरेक्टली, 1 मिनट. तो आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, आंसर इसका आया 4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स, ठीक है. अब आता है सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है. वी गुड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल प्रोसीड विद द सेकेंड. अब सेकेंड क्वेश्चन में बच्चे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आस्किंग यू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको O2 की कॉन्सेंट्रेशन देखिए, बिकॉज रेट अल्टीमेटली क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम. अपना तो O2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ना, चेंज इन टाइम दे रखा. तो मैं क्या करूँगी, पहले इन सभी रेट्स को ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर लूँगी, ताकि बराबर हो जाए, तो मैं एक दूसरे के टर्म्स में इनको सॉल्व कर सकती हूँ. जैसे कि व्हाट एम आई एग्जैक्टली ट्राइंग टू से, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. अब मैं मतलब क्या करूँगी ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेती हूँ. ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास कितना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब मैं इन सबको इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देती हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी -1/2. अब मैं ना इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में लिख दे रही हूँ, लेते हैं आप एवरेज रेट के टर्म में भी लिखते हैं -1/2, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम dt, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए, तो +1/4 डिवाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम dt इज ई फर्दर इक्वल टू, ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू प्लस. अब यहाँ देखो, यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे, सो डिवाइड बाय 1/1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है. अब आपको क्या निकालना है, आपको यही निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है आपको. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. तो मैं इसके इक्वेट कर देती हूँ, बिकॉज NO2 के टर्म्स में तो मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है. सो आई इक्वेट दीज टू, आई माइट गेट माई आंसर, आई विल गेट माई आंसर. दैट्स एक्जैक्टली द ओनली वे टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है. तो अब इसको हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर. तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो हाउ डू यू गो अबाउट इट, तो मैं DNO2 को मैं एक्चुअली में इसे O2 की कॉन्सेंट्रेशन को इसके इक्वेट कर देती हूँ, इसकी इक्वल कर देती हूँ. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेते, राइट. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है +1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है. अब DNO2/dt तो अभी हमने निकाला ही, ये DNO2 या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो अभी हमने ही निकाला ही, ठीक है. तो ये हो जाएगा +1/4 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम. कितना आया मेरे पास अभी, 4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स आया.
4 से 4 कट गया तो बच्चे मेरे पास ये कितना आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस, मतलब तो अंडरस्टूड है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स। तो मुझे जब बोला गया आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है, तो मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना आ गया, मेरे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आया 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों की, ये भी क्लियर नहीं है, ये क्लियर है ना, दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये क्लियर है, इसको थोड़ा जीरोस को हमें यहाँ लिख सकते हैं, ओके वी कैन मैनेज विद द जीरोस हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, लेट्स मूव ऑन विद द थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 की अगर मैं बात करूँ, N2O5 की टर्म में भी हमें कुछ नहीं रखा था, अगेन मैं N2O5 को भी NO2 से इक्वेट कर दूँगी एंड दैट्स हाउ आई कैन फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब याद रखना, जब मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में मेरे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा। ठीक है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस पार्ट को कैसे ना कैसे करके रिमूव कर दूँ, बिकॉज मैं रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल रही हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इक्वेट दीज टू, इसी की मदद से तो मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो अब थर्ड वाला लिखती हूँ मैं राइट डाउन द थर्ड वन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम dt इज इक्वल टू +1/4 dNO2, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, अब मुझे ये 2 हटाना है, राइट, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल 1 सा 2 सा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो बचा -dN2O5 डिवाइड बाई dt, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है, राइट। तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज -dN2O5 बाई dt। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा मेरे पास +1/2। ठीक है, इंटू ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाई dt कितना था मेरे पास, ये था 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स। तो 2 1 सा 2 2 सा, तो मेरे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स। आई एम श्योर बच्चे ये सबको समझ में आ रहा है, इसमें तो किसी को भी डिफिकल्टी नहीं हो रही ना, आई एम श्योर नोबडी इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट दिस पर्टिकुलर पोर्शन फॉर श्योर। और लास्ट अपना क्या बचता है, लास्ट बचता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो वो भी निकाल लेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट एंड वी फाइनली प्रोसीड विद द लास्ट एंड फाइनल पार्ट विच इज़ द फोर्थ वन। ठीक है, तो अब उस फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है बच्चे, फोर्थ पार्ट बोलता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो ये अभी जो हमने जो निकाली थी, ये सारी की सारी ओवरऑल रेट थी, किसी को भी एक लिख दो, किसी भी एक को लिख दो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो N2O5 के टर्म्स में लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई dt। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 N2O, अब ये कितना आया, ये N2O5 बाई dt, ये कितना आया यार, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अभी निकाला, मोलर सेकेंड इनवर्स, 2 से 2 कट गया, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ओवरऑल रेट कितना आ जाएगा, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक बच्चे, ये एकदम क्लियर है सबको। सो आई होप दिस क्वेश्चन मेक्स परफेक्ट सेंस एंड इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस प्रीटी मच कंप्राइजेज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस, ओके, 1 सेकेंड, ऑलराइट। ठीक है, तो ये हो गया आपके चारों क्वेश्चन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो फर्स्ट होगा क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो फार दिस वन हैज़ बीन क्लियर आई फील लाइक। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, 1 सेकेंड, ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, चलो जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। ऑफ कोर्स ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है। पहला इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, पहला इक्वेशन जो आपको मतलब पहला केमिकल रिएक्शन दे रखा है, 2HI गिव्स H2 + I2, 2HI गिव्स H2 + I2। कैसे लिखोगे, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस वन वुड बिकम माइनस, ठीक है, बिकॉज यहाँ रिएक्टेंट के लिए माइनस, आई एम श्योर अब तो ये समझाना नहीं पड़ रहा है, राइट, -1/2। ठीक है, मैं इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में लिखूँ dHI/dt इज़ फर्दर इक्वल टू, प्रोडक्ट्स के टर्म में लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 1 मान लेंगे। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखो तो वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, प्लस अगर लिखना चाहो तो लिख भी दो। ठीक है, डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट dH2/dt इज़ फर्दर इक्वल टू प्लस, यहाँ पे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, d मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2/dt। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला वाला। ठीक है, अब मैं अगर दूसरे वाले की बात करूँ तो दूसरे वाले केस में हमें क्या लिखा है, 2SO2, देन यूज अ डिफरेंट कलर नाउ। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है बस 2SO2 + 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3, राइट। ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन अगर मुझे यहाँ पे भी लिखना है दैट विल बी, ठीक है, अगर मैं पहले रिएक्टेंट के टर्म लिखूँ तो माइनस, अगर यहाँ रिएक्टेंट क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो डिवाइड बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट -1/2
DSO2, change in concentration of SO2 divided by dt, that is further equal to प्लस, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, प्लस 1/1 DO2/dt, खाली DO2/dt लिखते वो भी अंडरस्टूड था, बिकॉज 1 अगर नहीं है डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा तो भी अंडरस्टूड होता है वो, ठीक है। और फिर इस फर्दर इक्वल टू, अरे ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा ना, रिएक्टेंट है वो तो, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब ये SO3 के टर्म में SO3 प्रोडक्ट तो रेट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के टर्म में जब हम रेट लिखते हैं तो पॉजिटिव आता है, राइट। सो ना प्लस डिवाइड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 2 DSO3/dt, ओके। आई होप दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको अच्छे ही समझ में आया, वेल एंड गुड, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फाइनली ये वाला पार्ट हो गया, एक और क्वेश्चन बचा है वो और कर लेते हैं, आई थिंक देन विल कॉल इट अ रैप इस पर्टिकुलर पोर्शन पर, देन विल स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेट लॉ एंड इट्स इक्वेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, ओके, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ, ये फाइनल क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है अभी देखते हैं एक मिनट, चाओ लेट मी सेट द कलर्स, ओके। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये रेट दे रखा है रिएक्शन का, ये देखो यहाँ पे ना रेट ऑफ अ रिएक्शन दे रखा है, अब आपको एक्चुअली में रिएक्शन गेस करना है, अभी तक रिएक्शन से रेट बताते हैं, अब रेट से रिएक्शन बता रहा है, देखो बहुत ईजी है तरीका, बहुत आसान है, देखो जहाँ जहाँ भी एक्चुअली माइनस साइन है, माइनस के टर्म्स में हम रेट रिएक्टेंट, मतलब जब हम रेट माइनस के टर्म्स में डिनोट करते हैं तो वो रिएक्टेंट का होता है, राइट। जब हम मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस तब माइनस साइन आता है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ए और बी जो है वो आपके रिएक्टेंस है, ये तो पता कर सकते हो ए और बी यहाँ से आपके रिएक्टेंस हैं क्योंकि माइनस दे रखा है, पता कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखो जिसके आगे प्लस साइन है, ठीक है, जिसके आगे प्लस साइन है विच इज़ C&D, ये प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट के टर्म में जब हम रेट लिखते हैं तो पॉजिटिव आता है। अब ये देखो दे आर डिवाइडेड बाय देयर ओवरऑल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जब ओवरऑल रेट लिखते हैं तो इनको हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो एक को अगर मैंने 4 से डिवाइड कर रखा है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है, 1 ही है, खाली बी भी लिख सकते हो। सी को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होगा, और डी को अगर 3 से डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 होगा। सो द ओवरऑल रिएक्शन वुड लुक समवट लाइक दिस, 4a + b गिव्स 2c + 3d, ठीक है, 4a + b गिव्स 2c + 3d, देखने देना 4a + b गिव्स 2c + 3d, ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है, समझ आ गया। आई थिंक वी आर डन विद अ गुड मेजर, वन बिग मेजर चंक, एक अच्छा खासा पोर्शन हमने कवर कर लिया, सो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर। चलो आ जाओ, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेट लॉस, ओके, ठीक बच्चे, ये समझ में आ गया, अब आ जाओ। ऑलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड। रेट लॉ की अब मैं बात करूँ, चलो रेट लॉ से स्टार्ट करते हैं। देखो रेट लॉ एग्जैक्टली क्या कहता है, ओके, सो हियर वी हैव इट। चलो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब रेट लॉ की अगर मैं बच्चे एग्जैक्टली बात करूँ, गिव मी अ मोमेंट, ओके। रेट लॉ ध्यान से सुन, रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। आई नो टू मच इंग्लिश समझ नहीं आई होंगी कई सारी चीज़ें, लेट्स डू इट अगेन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, यानी एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है। ये जो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्रेशन लिखवाऊंगी, ये वाला जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आएगा कैसे आया भी बताएंगे। ये जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आया दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट्स करके हमने निकाला है। सो इट्स एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन जहाँ मैं रेट ऑफ द रिएक्शन को, जहाँ मैं जो रिएक्शन की रेट है उसे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ। इट्स एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है, जहाँ पे जो मैं ओवरऑल रेट है रिएक्शन की उसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ नोन एज रेट लॉ। अब क्या होता है इन द एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सर्टेन पावर और एक्सपोनेंट दैट हैज़ टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे भी रखी है वैसे तो, ठीक है, बट अगेन इफ वी हैव टू डू इट वी विल डू इट। अब देखो इसको ना ध्यान से समझने की कोशिश करना विदाउट एनी रश, ओके, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब मैंने एक काम करते हैं, मैं ओपन अ ब्लैंक स्लाइड फर्स्ट, एक काम करते हैं मुझे एक ब्लैंक स्लाइड खोलने दो, ठीक, 1 मिनट दो मुझे एक ब्लैंक स्लाइड खोलने दो, ठीक है। ध्यान से समझना क्या है बेसिकली एक्सप्रेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो समझो अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोलता है रेट लॉ? रेट लॉ में बेसिकली मैं देखो क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो ओवरऑल रेट है रिएक्शन की मैं से रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रही हूँ। तो अब मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, लेट्स से AA + BB, लेट्स से गिव मी सम प्रोडक्ट्स, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्ट्स बिकॉज रेट लॉ में जो मैं रेट है वो रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रही हूँ। लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट बना या प्रोडक्ट्स बने, इट डजंट मैटर,
ठीक है। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे रेट लिखना है, तो जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसकी प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी अगर मेरे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं तो उनका दोनों का प्रोडक्ट करूँ, उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट करूँ। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर मेरे पास रिएक्टेंट ए है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और फिर मेरे पास रिएक्टेंट बी है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू सम पावर, रेज टू सम पावर, लेट्स से एक्स, ए इज रेज टू सम पावर एक्स एंड बी इज रेज टू सम पावर वाई, ठीक है। रेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसका प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट विद ईच कॉन्सेंट्रेशन इज रेज टू सम नंबर, सम पावर। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ए रेज टू पावर एक्स कर दिया, बी रेज टू पावर वाई कर दिया, वेयर एक्स एंड वाई बेसिकली क्या है, आगे जाके आप देखोगे एक्स एंड वाई बेसिकली ऑर्डर है, एक्स एंड वाई जो हैं दे आर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, एक्स एंड वाई जो होते हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एंड दे आर एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। दे आर एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं बच्चे, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, एकदम मस्त चमका, सबको मस्त एकदम समझ आया, वेरी गुड, ठीक है। अब ये समझ आया, अब ध्यान से देखना। अब यूजुअली क्या होगा ना, अरे यार मैंने हटा दिया, 1 मिनट देखो। अब ये क्या होगा ना, थोड़ा सा इसको समझो, जस्ट अ बिट, 1 मिनट देना उनको, ठीक है। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब बच्चे मैं क्या कर रही हूँ ना, अब मान लो अगर मैं ये हटाती हूँ, मैं अगर ये कॉन्स्टेंट, ये साई जो है हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाती हूँ तो मेरे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो रेट इज़ इक्वल टू वो जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको मैं के से डिनोट करी, दैट इज़ द रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर वाई, ठीक है। और ये हो जाता है मेरे पास ओवरऑल रेट का एक्सप्रेशन। दिस इज़ एक्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। ये समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि मान लो अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी हो, ए प्लस बी गिव्स सम प्रोडक्ट, तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट जो होगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ले लो विद ईच टर्म रेज टू पावर, ईच टर्म हैज़ बीन रेज टू सम पावर, लेट्स से ए रेज टू पावर एक्स, बी रेज टू पावर वाई, जहाँ पे एक्स और वाई जो होंगे, ये जो पावर है दैट हैज़ टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली निकाली जाएगी, ठीक है। अब ये जो एक्स और वाई है बच्चे, ये जो एक्स और वाई है, ठीक है, ये मान लो लेट्स से ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स जो है ए के इक्वल हो भी सकता है, वाई बी के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। एक्स और वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। पहले तो हम ब्लैंकली, जैसे अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ मास एक्शन में, तो हम ब्लैंकली बोल देते थे कि जो रेज टू द पावर एक्स है ना, दिस इज इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड दिस बी रेज टू पावर वाई, तो ये जो वाई होगा दिस इज नथिंग बट द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी, ठीक है। तो पहले तो बोल दिया जाता, बट वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। अब हमें पता चला एक्स और वाई जब हमने एक्सपेरिमेंट निकाले तो उनकी वैल्यूज अलग भी आई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो हमने बोला ये जो एक्स और वाई है यानी ऑर्डर, एक्स बेसिकली क्या है, एक्स इज बेसिकली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए और वाई जो है दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अभी जो एक्स और वाई है ये इनके रिस्पेक्टिव स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल। और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हटाऊंगी तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा जिसको मैं के बोलूँगी, वह के इज़ द रेट कांस्टेंट। सो फार सो गुड, ये समझ में आया एकदम क्रिस्टल क्लियर टू यू। चलो आ जाओ, अब आता है पूरा का पूरा फंडा ऑफ रेट कांस्टेंट, हाउ डू यू गो अबाउट इट। हम मानो लेट्स से मैंने ये बताया था, अब देखो रेट कांस्टेंट का पूरा लॉजिक समझते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रेट कांस्टेंट्स, ठीक है, और उसके बाद इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे पहले तो मतलब मेरा क्या मन करता है, मैं एक्चुअली मन नहीं करता मेरा ये स्लाइड्स बनाने का, स्लाइड बनाने में बहुत टाइम जाता है, मेरा मन करता है डायरेक्टली समझाती हूँ यार पेन पेपर से, बट ठीक है चलो आ जाओ, करना है तो करना है। चलो पहले मैं आपको ना खुद एक अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड, विल कम बैक टू दिस, ओके। लेट मी जस्ट क्विकली इरेज ऑल ऑफ दिस, ओके चलो आ जाओ। अब लेट्स से ना, मैं अब इसको ध्यान से समझना यार बच्चों प्लीज़, है ना, प्लीज़ टाइम वेस्ट करने ना आप आए हो यहाँ पे ना मैं आई हूँ, ठीक है। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड मेक श्योर वी यूटिलाइज इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो चलो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ मैं, N1A, ठीक है, प्लस N2B, ठीक है, गिव्स, अभी सब समझाऊंगी रुक जाना, गिव्स M1C प्लस M2D, ठीक है। ये क्या है, जहाँ पे बस A और B रिएक्टेंट्स हैं, C और D जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो N1, N2, M1, M2 हैं ये क्या है, मेरे बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स है। व्हाट आर दीज आर बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स। अरे यार ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स है, इतना सबको समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझो, अब मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने जब आई गेस क्या पढ़ा था, आई गेस इक्विलिब्रियम पढ़ना था या इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो हमने ये बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था
इन केस पीपल डोंट नो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, चलो मैं थोड़ा यहीं पे बता दूंगी ऑफकोर्स रिलेट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन डिटेल में पढ़ना तो यू हैव टू रेफर टू दैट सेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं बात करूँ तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, बच्चे ध्यान से समझना। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस या मेरे पास ए है और बी है, तो इन दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी A is raised to the power, A is raised to its stoichiometric coefficient which is n1 and B is raised to its stoichiometric coefficient which is n2, ठीक है। तो देयर इज सम पावर n1 n2, ठीक है। लेकिन ये जो पूरे का पूरा जो लॉ ऑफ मास एक्शन है एक्चुअली में इन जनरल जो हम पढ़ते हुए हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ना एक एक्चुअली में कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन है, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि फिर बच्चे हमारे पास एक्चुअली पिक्चर में क्या आया, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ा तो हमारे पास उसके बाद पिक्चर में आया कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट आया उसके बाद, ये अपना ये रेट कांस्टेंट का, रेट लॉ का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अब रेट लॉ क्या कहता है, अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट। रेट लॉ में मैंने एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट लॉ कहता है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, या रिएक्टेंस ए और बी हैं तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर एक्स एंड वाई, जहाँ ये जो एक्स एंड वाई हैं पहली बात तो दे मे, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट, एक्स एंड वाई कैन वेरी मच, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और मे नॉट बी इक्वल टू n1 एंड n2, ठीक है। यानी अब ध्यान से समझो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, अब ध्यान से समझना, ठीक है। यानी ये जो x और y हैं, ठीक है, मतलब x क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A और y क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। ये जो x और y है ना बच्चे, ये n1 और n2 के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एक्सपेरिमेंटल डेटा, यू कैन नॉट ऑलवेज से कि x और y जो होंगे वो n1 और n2 यानी जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनके इक्वल होंगे, नहीं। x और y एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़ है, राइट। दे मे और मे, हाँ हो भी सकते हैं, कभी कभी आप देखते हो कि हाँ जो एक्चुअली में जो ऑर्डर आता है वो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के इक्वल आता है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन में मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, बट आप हमेशा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। एंड बिकॉज जो ये रेट लॉ है दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड कॉन्सेप्ट एंड हेंस वी रिलाई मोर ऑन दिस, हम इसी पे रिलाई करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, तो जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हेंस वी रिलाई ऑन दिस एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हिच हैज बीन गिवन हियर, ठीक है। कि मान लो अगर आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है n1a n2b गिव्स m1c प्लस m2d, तो एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। A इज रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1 एंड B इज रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज n2, ठीक है। बट रेट लॉ के हिसाब से व्हिच इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, rate is equal to rate constant product of molar concentration of reactant, each term raised to power x, each term raised to some exponent x and y, जैसे a raised to the power x कर दिया मैंने, b raised to the power y कर दिया। जैसे x और y जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, देयर एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्वांटिटीज़ x और y जो हैं n1 n2 के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं, ठीक है। अब हाउ डू यू डिफाइन रेट कांस्टेंट, ये जो रेट कांस्टेंट है ना इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब ध्यान से समझना। आप मान लो ये रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स से ये जो मेरे पास दो रिएक्टेंट्स थे ए और बी थे, लेट्स से इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ए को भी मैं 1 मोल ले रही हूँ और बी का भी मैं 1 मोल लूँ, ए का भी 1 मोल ले रही हूँ, बी का भी 1 मोल ले रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगी, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मैंने कितना लिया 1 मोलर, ठीक है, रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। बी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितनी ली 1 मोलर रेज टू द पावर वाई, 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज़ 1 इटसेल्फ, 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेट किसके इक्वल आ गया, रेट इज इक्वल टू के विच इज़ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ओनली, रेट कांस्टेंट रेट है विच हैज़ बीन डिफाइंड एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ओनली, रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन रेट कांस्टेंट वो रेट है दैट रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। जब रिएक्टेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 है, यूनिटी है, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे जब मैं रेट को डिफाइन करती हूँ दैट इज रेफर टू एज रेट कांस्टेंट, जिसको मैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, ऑल्सो रेफर टू इट एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। याद रखना जो रेट कांस्टेंट है यानी के की अगर मैं बात करूँ, के जो है वो इस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस पे डिपेंड नहीं करता,
मैं बोल रही हूँ रेट कांस्टेंट, के डिपेंड नहीं करता, रेट तो डिपेंड करता है। रेट ऑफ अ रिएक्शन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, द रिएक्टेंट। जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बिकॉज रेट कांस्टेंट तो डिफाइन ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए किया गया ना, रेट कांस्टेंट तो डिफाइन ही यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए किया गया। सो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाउएवर ये जो रेट कांस्टेंट है, दिस डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो रेट कांस्टेंट है इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज कैटलिस्ट। तो ये तो एकदम क्लियर है सबको, बधा छे एकदम मस्त समझ आया छे। आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैं अब आपको, अब बिकॉज हमने ये रेट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट एग्जैक्टली आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, हाउ डू यू प्रोसीड विद दिस। लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। ब्लैंक स्लाइड पे ही बताऊँ तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, बिकॉज इसको पूरा सॉल्व ही करते हैं, क्योंकि ये द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, लाइक इट हैज़ बीन मैम आई कैन नॉट इवन काउंट एज टू हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। बहुत बार या मतलब इतनी बार ना, लाइक आई हैव लॉस्ट काउंट पर्सनली। तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, जिससे हर साल ऑल्टरनेट भी नहीं बोलिए, एवरी ईयर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। सो नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट, लेट्स पुट ब्यूटीफुल हेडिंग्स इन आवर नोटबुक्स, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ let's pick up a simple pen and let's do the work together. 1 second, ठीक है, चलो आ जाओ। यूनिट्स ऑफ अब रेट कांस्टेंट अगर मैं लिखूँ तो ध्यान से आप समझना प्लीज़, ठीक है। अभी तक मैंने देखो रेट को रेट लॉ के हिसाब से अगर मुझे रेट लिखना हो तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। जैसे मेरा एक सिंगल रिएक्शन है, मैं ऐसे देख रही हूँ, जो रिएक्टेंट ए है इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, एक सिंगल रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो मुझे रेट लॉ के हिसाब से अगर रेट लिखना हो तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू द पावर एक्स कर दो, रेस टू द पावर एन कर दो, या कुछ भी कर दो। यहाँ पे एक्स या फिर लेट्स से मैं अगर रेस टू द पावर एन कर दे रही हूँ तो यहाँ पे एन क्या है, वेर एन रिप्रेजेंट द ओवरऑल ऑर्डर। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखना, अब मुझे यूनिट्स पता करनी है, बिकॉज इसकी आई हैव टू फाइंड द यूनिट्स। तो अब देखो हाउ डू आई गो अबाउट इट। देखो अब अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, के इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर एन, ठीक है। इसको रीअरेंज किया, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई, ठीक है, बिकॉज मुझे के की यूनिट्स निकालनी है। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस टू पावर एन। अब मुझे रेट की यूनिट बताना, रेट क्या होता है इन जनरल, रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, यही तो था रेट। अभी तक हमने रेट यही डिस्कस किया, मोल पर लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की कॉन्सेंट्रेशन भी मोलारिटी में है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी, कॉन्सेंट्रेशन तो इन जनरल मोल पर लीटर में ही इन्वर्स मतलब डिनोट करते हैं ना, मोल लीटर इन्वर्स रेस टू द पावर एन, या ओवर ये एन लिखा है तो हमें रेस टू द पावर एन करना है। आप चलो ना एक चीज़ ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मोल लीटर इन्वर्स रेस टू द पावर 1, इट्स नॉट बिन रेस टू एनी पावर, सो रेस टू द पावर 1। यहाँ बेस में भी मोल लीटर इन्वर्स रेस टू द पावर एन है, तो मेरे पास बेसिस सेम हो और वो दोनों डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। सो आई कैन फर्दर राइट इट एज मोल लीटर इन्वर्स बेसिस कॉमन है जब मेरे पास, और जब दोनों बेसिस डिवाइड हो रहे हो तो आई कैन, जो पावर्स है वो सबट्रैक्ट हो जाती हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस एन मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन टाइम इन्वर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्चुअली में जो आया मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन, ठीक है, होल 1 माइनस एन टाइम इन्वर्स, ये जो बच्चे मेरे पास पूरे का पूरा आया, दिस इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिट है रेट कांस्टेंट की। ये समझ आया, किस किस को समझ आया ये, आई एम श्योर समझ तो आना चाहिए। आई थिंक इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट वैसे था नहीं, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आना चाहिए ऐसा तो कुछ था नहीं अभी इसमें, ठीक है। अब देखो मैं आगे इसको बताती जाती हूँ, लाइक एज टू हाउ वी प्रोसीड विद दिस, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, विच इज़ व्हाई आई हैव रिड्यूस्ड द लेंथ। अब देखो ध्यान से समझो, हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब मान लो मेरे पास ये जो टाइम है, ठीक है, लेट्स से बच्चे मेरे पास ये जो टाइम है, लेट्स से इट्स इन आवर्स, इफ़ द टाइम इज़ इन आवर्स, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी रिटन एज मोल लीटर इन्वर्स, ठीक है, मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन आर इन्वर्स, ठीक है। आई कैन राइट इट एज आर इन्वर्स, अगर टाइम मेरे पास आवर्स में, टाइम मेरे पास अगर मिनट्स में है तो ना आई कैन राइट इट एज मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन मिनट इन्वर्स, ठीक है, अगर टाइम मिनट्स में है मेरे पास। और अगर मान लो मेरे पास टाइम सेकंड्स में है देन आई कैन राइट इट एज मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस एन सेकेंड इन्वर्स। समझा बच्चा, एकदम आपको अच्छे से समझा। अब देखना, ध्यान रखना, अब मैं अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग रेट्स लिख सकती हूँ, लाइक
आई कैन, अब देखो मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ गए, लाइक आई हैव ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दे रही हूँ। आई हैव ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन आई हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। अब मेरे पास फिर आते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी मैं बताऊंगी क्या होता है ऑर्डर के बारे में भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, यानी जीरो ऑर्डर में बस याद रखना ऑर्डर की वैल्यू 0 फर्स्ट ऑर्डर में अभी तक, ऑर्डर की वैल्यू 1 और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर की वैल्यू 2, ठीक है। तो अब बस ओवरऑल बस आपको सब्सटीट्यूट करना है, एन आपका ओवरऑल ऑर्डर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी ध्यान रखना। तो मेरे पास ओवरऑल अभी यूनिट क्या आई थी, यही तो आई थी। तो अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, एन की जगह बस 0 पुट करो तो ये हो जाएगा, अभी देखो आपके पास था मोल लीटर इनवर्स, 1 माइनस एन, तो 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, ठीक है। 1 माइनस 0 इज़ 1 ओनली, 1 माइनस 0 इज़ 1 ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है अपने पास मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, एन क्या है ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर एन की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है, टाइम इनवर्स। अभी क्या 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 इज़ 0, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो ये तो 1 ही हो जाएगा इंटू टाइम इनवर्स, तो ये ओवरऑल आ जाएगा टाइम इनवर्स, सिर्फ टाइम इनवर्स, ठीक है। तो मेरे पास जो यूनिट है के की, यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, वो सिर्फ होगी टाइम इनवर्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एन, अब एन क्या है ऑर्डर, तो ऑर्डर है 2 टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स। अब 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 इज़ -1 टाइम इनवर्स, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करो, ठीक है। माइनस देखो -1 कैंसिल हो गया इसके लिए, लेकिन मोल का भी देखो इससे ही मल्टीप्लाई होगा, -1 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर का -1 और ये -1 लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, और आई कैन फर्दर री राइट इट एज लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये सबको समझ में आया, देन आई थिंक द रिमेनिंग पोर्शन शुड बी स्ट्रेच द सेकंड पार्ट अ लिटिल नो, ठीक है। आई थिंक मैं सेकंड पार्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहूँगी to calculate it better, or maybe we can solve a quick few questions. मैं थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ, and then maybe we can start off with the second part. So hold on for a little longer and trust me, you'll be good to go. So यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, then maybe I can let you go and maybe second part को we'll proceed, okay, a little longer, okay. चलो ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन और ऐड कर दूँ इस पीपीटी में, just give me a moment, ठीक है। दिस इज़ क्लियर टू यू। चलो आ जाओ, अब एक काम करते हैं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अ बिट। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द ओवर, ओके ये वाला कलर नहीं, डिफरेंट कलर, लेट्स गो विद दिस, ओके डन। चलो आ जाओ, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का। तो पहला क्या दे रखा है और फिर दूसरा क्या दे रखा है, लेट्स सॉल्व इट। दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो ए है हमारे पास, ए में हमें दे रखा है रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। ए जो है, जो देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए का ऑर्डर है 1/2 और बी के विद रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 3/2, ठीक है। आपको अब यहाँ पे पूछा ओवरऑल ऑर्डर बताना है, तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं। देखो इन केस यू डोंट नो दिस, वैसे तो यू मस्ट नाउ, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड हाउ, बट इन केस इट्स नॉट क्लियर, मान लो रेट जो होता है, रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब रेस टू सम पावर, ठीक है, ए रेस टू पावर एक्स कर देते हो, बी रेस टू पावर वाई कर देते हो। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, एक्स इज़ बेसिकली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और वाई जो होता है, वाई इज़ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, WRT इज़ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। और जब भी अब आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाए, आपको ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप एक्स और वाई को नॉर्मली ऐड कर दोगे। एक्स और वाई को ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी दी ओवरऑल ऑर्डर। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। एक्स और वाई को जब आप ऐड कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा दैट्स गोइंग टू बी दी ओवरऑल ऑर्डर, ओके। डज दिस मेक सेंस। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन लग जाओ, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में
रेट अपने आप को दे रखा है। तो देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, ओवरऑल ऑर्डर अगर मुझे निकालना हो, आई वांट टू कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना दे रखा है 3/2, दोनों को नॉर्मली ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, बेसिस डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2 ओनली, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ओवरऑल ऑर्डर आ गया 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले पार्ट की, तो दूसरे वाले पार्ट भी एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर दे रखा है 3/2, बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर दे रखा है -1। तो अगेन अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर, ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है 3/2, बी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है -1, सो +-1, ठीक है। दोनों ऑर्डर को ऐड कर दो तो ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 +-1, ठीक है। अब ये 2 इधर गया तो 3 - 2 हो गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आ गया हाफ आ गया। सेकंड केस में बच्चे मेरे पास जो ऑर्डर आया दैट इज़ हाफ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी कॉल इट अ रैप। ओके, good, sounds good, or is this enough for the first part? Maybe I think we shouldn't stress it further, okay? So thanks so much, thank you so much. I really hope you thoroughly enjoyed the introductory portion on the chemical kinetic, and I think in the second part, the second portion is going to be relatively much longer than this one, and yeah, we'll solve so many more questions, and I really hope if you thoroughly enjoyed it, do let me know in the comments, and part 2 is coming up very soon, okay? Stay tuned.